अकाउंट है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में लेके जाएंगे। अगर वो फाइन, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ट्रायल बैलेंस से पहले पता, आफ्टर ट्रायल बैलेंस पता चलती है तो हमने नॉर्मल एंट्री करनी है, और फाइनल अकाउंट के बाद है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से हमने एंट्री करनी है। तो ये आपकी सारी एरर्स की समरी बन जाती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल में आपकी ट्रायल बैलेंस टैली कर जाती है, क्योंकि वो आपने सिर्फ खर्चे को, जैसे परचेज को मशीन में डाल दिया या मशीन को परचेज में डाल दिया, पर डेबिट क्रेडिट ठीक है तो आपकी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगी। क्लरिकल एरर जो होती हैं हमारी, उसमें आपकी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर सकती है। एक मिनट, एक सेकेंड बेटा। हाँ जी, एरर्स, कंपनसेटिंग एरर्स, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगी कंपनसेटिंग एरर्स से। अगर क्लरिकल एरर कई तरह की होती हैं, कंपनसेटिंग एरर, उससे आपकी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगी। एरर ऑफ ओमिशन में अगर आप कंप्लीट ओमिशन कर रहे हो, यानी कि पूरी की पूरी एंट्री ही भूल गए, तो भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगी। और अगर पार्शियल ओमिशन है आपकी, तो ट्रायल बैलेंस आपकी मैच नहीं करेगी। एरर ऑफ कमीशन में कई तरह की हैं, आपने सब्सिडरी बुक कर दी गलत तो भी आपकी मैच कर जाएगी, रोंग कास्टिंग कर दी आपने तो भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगी। अगर सब्सिडरी बुक में आपने एंट्री ही नहीं करी या रोंग एंट्री करी है तो मैच कर जाएगी, लेकिन उसकी टोटलिंग गलत है तो नहीं करेगी। पोस्टिंग रोंग अमाउंट अगर आपने किया है तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगी, और रॉन्ग साइड किया है तो फिर मैच नहीं, तो भी मैच नहीं करेगी, और रॉन्ग बैलेंस है तो भी मैच नहीं करेगी। तो पहले तो आपको ये चार्ट आपने सारा बनाना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइप ऑफ एरर्स कौन कौन सी हैं और किन एरर्स से आपकी ट्रायल बैलेंस मैच कर सकती है, और कौन सी एरर्स ऐसी हैं जिससे आपकी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करती। तो दिस इज अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू कि आपने ये सब ने ये चार्ट बनाना है बिना देखे। जब तक पूरा ठीक नहीं बनाते तो आपने बनाते रहना है और इसकी पीडीएफ ग्रुप में डालनी है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, आपको ये करना है ताकि आपको एरर सारी याद हो जाए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की थ्योरी आने के चांसेस बहुत होते हैं, मैं इसलिए बार बार आपको ये चीज बोल रही हूँ। ठीक है, आगे इसके क्वेश्चंस हैं, रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री। और उसके बाद इसने जो यहाँ पर बताया है आपको कि अगर आपको कोई गलती ट्रायल बैलेंस से पहले पता चलती है, ट्रायल बैलेंस के बाद पता चलती है, या फाइनल अकाउंट के बाद, तो आपको कैसे करना है। देखो पहले पता चल गई तो डबल एंट्री है, सेम आएगी दोनों में। लेकिन अगर आपको बाद में पता चलती है तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या सस्पेंस अकाउंट के साथ जाना है। क्लियर है, ये कर लोगे क्वेश्चन? आप ट्राई किया करो, उसके बाद अगर कहीं डाउट होता है देन वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट डे। लेकिन नहीं करोगे तो आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ नहीं पाओगे, एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊं आपको। फिर भी अगर आप कुछ कहोगे नेक्स्ट डे तो उसमें से कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो क्वेश्चन मैं पूरा भी करवा सकती हूँ आपको, बट यू शुड डू ऑन योर ओन। इसके साथ ही आपका फर्स्ट चैप्टर ओवर हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना बच्चे, जो ये एक्सरसाइज दी हुई है ना, अब देखो इसमें एमसीक्यू दिए हुए हैं, आपको ये सारे करने हैं, खुद से करने हैं, फिर आंसर चेक करने हैं, फिर देखना है हम गलत हैं तो कहाँ है। और एमसीक्यू संजीव आपने शेयर किए थे कल?
वो एक्चुअली मैम लैपटॉप में पड़े हैं तो मुझे ट्रांसफर करने पड़ेंगे पहले इधर चलो कोई मोबाइल में बात ना। नहीं, मेरे पास भी होंगे। आई थिंक मैंने आपको उस पे शेयर किए थे ना। मैं कर ही देती हूँ, फिर रह जाएंगे। व्हाट्सएप पे शेयर हुए थे हमारे। यस मैम। हाँ, एमसीक्यू बैंक। एक ही पेपर। पेपर 7 के थे शायद ये, है ना? यस। टैक्स वाले पेपर के हैं ना, इसके तो नहीं किए थे मैंने फिर। नहीं, एक ही के थे टैक्स से पेपर 7। चलो ठीक है, मैं इसके कर दूंगी आज शेयर निकाल के ना सबको। ठीक है बच्चे, वो भी आपने करने हैं। और ये आंसर देखो, साथ के साथ नीचे आपको आंसर भी दिए हुए हैं, तो आपको खुद करके फिर आंसर चेक करने हैं। ट्रू एंड फॉल्स भी आपके पेपर में आते हैं। 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू, यानी कि ये वाले आते हैं क्वेश्चन सारे, ट्रू फॉल्स एमसीक्यू। और आपके इसमें से 20% का पेपर आना है इस चैप्टर में से, जो हमने अभी खत्म किया है। तो फिर मैं आपको बोल रही हूँ, देखो फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, और फिलिंग द ब्लैंक्स को फिर हम एमसीक्यू बना के भी दे सकते हैं। देखो जैसे 7th क्वेश्चन है, द बैंक अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। क्या है हमारा बैंक अकाउंट? पर्सनल अकाउंट है। ये बात देखो कितना कॉमन क्वेश्चन है। हम बैंक को रियल में डाल देते हैं, रियल नहीं होता, बैंक पर्सनल होता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है बैंक हमारा। ठीक है। द डैश डिस्काउंट इज नेवर एंटर्ड इन बुक्स, ट्रेड डिस्काउंट, सिंपल है। तो छोटी छोटी सी चीजें आप इसको एक बार रीड भी करोगे ना, तो फिर आपको सब याद आ जाएगा। देखो मैंने आपको कहा था चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है। देखो, दैट इज द लिस्टिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ लेजर, जर्नल लेजर, ईच अकाउंट बीइंग अकम्पेन्ड बाय रेफरेंस नंबर। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमने पढ़ा था कि एक लिस्ट होती है चार्ट ऑफ अकाउंट्स का, मतलब कि कौन कौन से अकाउंट्स हमारी बुक्स में है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करोगे। अब जैसे ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है, नो डाउट आप ये नहीं करोगे यहाँ पर, लेकिन आप इसके रीडिंग तो कर सकते हो ना कि क्या पूछना चाहता है वो। कैपिटल लॉस, फिर देखो अपने आप को रिवाइव करो कि इस चैप्टर में कैपिटल लॉस कहाँ था, मुझे उसमें क्या पढ़ना है। अकाउंटिंग साइकिल का मैंने आपको कहा था पूरा चार्ट बनाना है, बनाया था ना गोल गोल चार्ट हमने। यस मैम। तो वो आप बनाओ। अब देखो फिर आ गया कंपनसेटिंग एरर्स कौन सी होती हैं, उसका एग्जांपल दो। अगर आपने किया होगा तो आप दे सकते हो। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन आ जाने हैं आपके पेपर में। मैं फिर कह रही हूँ, एक्सरसाइज में से आपकी जो प्रैक्टिकल दिए हुए सारे करो, वही आपको रोक नहीं सकता अच्छे मार्क्स लेने से। कन्वेंशंस हैं, देखो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या हमने नहीं किया ये क्वेश्चन? कोई एक क्वेश्चन बताओ जो हमने ना किया हो। ये देखो प्रैक्टिकल के एमसीक्यूज आए हुए हैं, बताओ ये करो। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल आ रखा है आपका, देखो इसी में से आ जाने हैं आपके। कैपिटल एंड रेवेन्यू में क्लासीफाई करो, कितना आसान है ये डेप्रिसिएशन का आ गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड आपका रेक्टिफिकेशन का आ गया। तो बच्चे ध्यान से करोगे तो अनसॉल्व्ड केस आ गया, तो कोई रोक ही नहीं सकता आप लोगों को। फिर अब नहीं करोगे तो फिर कोई करवा नहीं सकता। अभी मैं 2 मिनट जो बीच में ब्रेक दिया है आपको बता दूं वैसे नॉलेज के लिए, that I am taking classes of ACCA class and there is a student जो भी नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से थी, एंड ACCA इज वेरी टफेस्ट एग्जाम। प्रोफेशनल है बट एक एक करके देना होता है। अब उसके फर्स्ट लेवल के 3 एग्जाम होते हैं, उसने थर्ड दिया था और तीनों उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए। एंड इट इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो कि मेरे एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब इट इज अ बिग अचीवमेंट कि उसका ये टफेस्ट पेपर जो है वो क्लियर हुए हैं और अच्छे ग्रेड से क्लियर हुए हैं। सो मैं आप लोगों के लिए भी यही चाहती हूँ कि आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप क्लियर हो, और सिर्फ क्लियर ही नहीं होना है, उसको अच्छे मार्क्स भी लेने हैं। और किस तरह से लेने हैं मैं बार बार कंसिस्टेंटली आपको गाइड करती रहती हूँ। पर बेटा मैं आपको 2 घंटे पढ़ाती हूँ तो उसके बदले आपको 4 घंटे तो मेहनत खुद भी करनी ही पड़ेगी उसमें। तभी मैं आपको कुछ कह सकती हूँ, गारंटी दे सकती हूँ। मेरे बताने से रास्ता कुछ नहीं होगा, चलना आपने है, मंजिल आपने पानी है। हम तो पा चुके हैं, हम अब उस मंजिल पे पहुंच चुके हैं, चाहे हम गिर गिर के संभल के पहुंचे हैं या जैसे भी पहुंचे हैं। लेकिन अब हम आपको रास्ता बता रहे हैं कि ऐसे मत चलना बेटे, गिर जाओगे, ऐसे चलो जल्दी पहुंचोगे। अब आपकी मर्जी है आपको चलना है या नहीं चलना। अब नेक्स्ट है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो हमने पढ़ा भी था बीच में से, कंसाइनमेंट एंड ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम आज स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
और इसके लिए मैं बोलूंगी किसको, बेअंत कौर, आपकी टर्न नहीं आई ना आज अभी? यस मैम। तो चलिए फिर स्टार्ट करिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। Definition of negotiable instrument. As per legal terminology, the word negotiable means transferable from one person to another, and the word instrument means any written document by which a right is created in favor of some person. Therefore, negotiable instrument means any document which entitle a person to a certain sum of money and which is transferred from one person to another by delivery or by endorsement and delivery in accordance with the provision of the Negotiable Instruments Act 1881. According to Section 13, subsection 1 of the Act, a negotiable instrument means a promissory note or bill of exchange or check payable either to order or to the bearer. Note: the Negotiable Instrument Act 1881 is an act to define and amend the law relating to promissory note, bill of exchange and check. हाँ जी, आगे भी पढ़ो बेटा, डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ो। Definition of Bill of Exchange. According to Section 5 of the Negotiable Instrument Act 1881, a bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. A promise or order to pay is not conditional within the meaning of this section and section 4 by reason of the time for payment of the amount or any installment thereof being expressed to be on the lapse of a certain period after the occurrence of a specified event which according to the ordinary expectation of mankind is certain to happen, although the time of its happening may be uncertain. The sum payable may be certain within the meaning of this section and section 4, although it includes future interest or if payable at an indicated rate of exchange, or if according to the course of exchange, and although the instrument provides that on default of payment of an instrument, the balance unpaid shall become due. The person to whom it is clear that the direction is given or that payment is to be made may be a certain person within the meaning of this section and section 4, although he is misnamed or designated by description only. ठीक है, तो देखिए वो कहता है सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, हमने पहले भी डिस्कस किया, आगे भी करेंगे, बट इसकी थ्योरी में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान से याद रखनी है कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो किस एक्ट के अंडर आता है। तो ये हमारा आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, पहले तो ये याद रख लो। इसमें कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी है वो आपको ध्यान रखनी है। नेगोशिएबल मीन्स क्या है, ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेगोशिएबल का मतलब समझो जो एक पर्सन से दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बिल दिया, मैंने आपके पैसे देने थे, एक्सेप्ट कर लिया, साइन कर लिया, बिल्स रिसीवेबल हो गया वो आपके लिए। अब आप चाहें तो वो बिल किसी और के जिसके आपने पैसे देने हैं उसको एंडोर्स कर सकते हैं, वो ट्रांसफरेबल है। और या फिर हम बैंक से डिस्काउंट कर रहे हैं तो भी तो हम बैंक को ट्रांसफर ही कर रहे हैं, एक तरह से वो एंडोर्स ही कर रहे हैं। तो इट मीन्स इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हम चाहें तो किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। द वर्ड इंस्ट्रूमेंट क्यों लिखा गया है इसके अंदर, कोई वो तलवार या चाकू तो है नहीं जिसको हम इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं। मीन्स एनी रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच अ राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट से हमारा राइट क्रिएट हो जाता है। देखो अगर अगर मैंने आप किसी से पैसे लेने हैं और मैं बैंक को बोलूं कि मुझे ए से पैसे लेने हैं जी, मुझे आज लोन दे दो, कल को वो मुझे देगा तो मैं आपको वापस कर दूंगी, तो बैंक मुझे नहीं देगा, क्योंकि मेरे पास कोई राइट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास कोई हथियार नहीं है जिसको मैं दिखा के कहूँ बैंक को कि ये पैसे मुझे दे दो। ठीक है, एक मिनट बेटा होल्ड करना। हेलो, हाँ जी बेटा नमस्ते, कैसे हो? हाँ जी बच्चे, मैं ठीक हूँ। अभी बेटा मैं ना 9 o'clock फ्री होंगी, क्लास में हूँ मैं, फिर आपको कॉल करती हूँ उसके बाद, ठीक है?
ओके ओके, हाँ जी। तो फिर देखिए वो कहते हैं देयरफॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस एनी डॉक्यूमेंट। अब वो डॉक्यूमेंट जब मेरे पास बिल रिसीवेबल होगा तो वो मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है नेगोशिएबल। नेगोशिएबल क्यों है? क्योंकि मैं वो दे सकती हूँ बैंक को या बी को, किसी और को। और इंस्ट्रूमेंट क्यों है वो? क्योंकि वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो मेरे को मेरा राइट क्रिएट कर रहा है, मेरी एंटाइटलमेंट दिखा रहा है कि मैंने उससे पैसे लेने हैं। क्लियर होगी ये चीज? Yes, हाँ ma'am. जी। और इसकी एंडोर्समेंट या डिलीवरी किस तरह से होगी? विद द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। यानी कि यहां से हमें ये पता चल रहा है कि बिल्स रिसीवेबल के ऊपर कौन सा एक्ट अप्लाई होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13(1) ऑफ द एक्ट, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रोमाइजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर। देखो ध्यान से देखना, जो सेक्शन 13 कह रहा है इस एक्ट का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, प्रोमाइजरी नोट भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। प्रोमाइजरी नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क होता है? प्रोमाइजरी नोट वो लिखता है जिसने पैसे देने होते हैं, कि आई प्रॉमिस कि मैं 2 महीने के बाद तुम्हें ये पैसे दे दूंगी। बिल ऑफ एक्सचेंज वो होता है जो वो लिखता है जिसने पैसे लेने होते हैं और देने वाला उसे एक्सेप्ट करता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज? हाँ जी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब तीसरा है चेक। चेक दो तरह के होते हैं, अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेगोशिएबल का मतलब क्या था? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर हो सकता है। मैंने आपको अकाउंट पे ही चेक दे दिया, तो क्या आप बता सकते हो उसका मतलब क्या होता है? पेमेंट का सर्टेन पर्सन है होने ये ना लिखे होना। हाँ, नाम तो लिखा ही होता है हर एक चेक के ऊपर, चाहे वो अकाउंट पे ही हो, चाहे वो नॉर्मल चेक हो, बियरर चेक हो। संजीव आप बताइए, आप बैंकिंग में हैं, आपको पता होगा। अगर if it is account पे check, then it cannot be transferred to someone else. यस, एग्जैक्टली राइट। और अकाउंट पे का जो निशानी होती है चेक के राइट लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर हम 2 लाइनें लगा देते हैं या अकाउंट पे ही लिख देते हैं। अकाउंट पे ही चेक जो है वो हम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मैंने आपको अकाउंट पे ही चेक दे दिया या आपने मुझे अकाउंट पे ही चेक दे दिया तो सिर्फ वो मेरे अकाउंट में ही जाएगा, मैं किसी और को वो नहीं दे सकती, एंडोर्स नहीं कर सकती। इसलिए बियरर चेक जो होता है सिर्फ वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। अकाउंट पे ही चेक कभी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, ये याद रख लेना, आ सकता है आपके पास। तो अब 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गए हमारे पास, प्रोमाइजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड बियरर चेक। ठीक है, देखो बेवर इधर टू ऑर्डर और टू द बियरर, ये बात समझ आ गई ना? ये चेक के लिए लिखा गया है और किसी चीज के लिए नहीं लिखा गया, कि या तो मैं बैंक को ऑर्डर दे दूं कि ये पेमेंट इसको दे दो, या फिर मैं जिसके पास वो होगा वही जाके बैंक से ले सकता है। तो अगर बियरर, अब आजकल क्यों अकाउंट पे ही चेक दिए जाते हैं? क्योंकि बियरर चेक मैंने किसी को दिया, उसका चोरी हो गया, तो जो चोरी करके ले जाएगा वो भी निकलवा लेगा बैंक से, तो बैंक उसको भी पैसे दे देगा क्योंकि वो अकाउंट पे ही नहीं है। इसीलिए बियरर चेक अब कम दिए जाते हैं। Note the Negotiable Instrument Act 1881 is an act to define and amend the law relating to promissory note, bills of exchange and check। तीनों के ऊपर ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई होता है। अब ये तो हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आपको पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो आपको ये इस तरह से एक्सप्लेन करना है। अब आता है आपसे जब ये पूछा जाए व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ये आता है हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 5 में, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में है, जो अनकंडीशनल ऑर्डर है। ये करेक्टरिस्टिक्स याद कर लो, आपको डेफिनेशन में भी हेल्प करेंगे और करेक्टरिस्टिक्स में भी। एक इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, राइटिंग में है, अनकंडीशनल ऑर्डर है, साइन करता है मेकर, ठीक है, और वो डायरेक्ट करता है किसी पर्सन को जिसने पैसे देने होते हैं, उसको डायरेक्शंस देता है कि आप ये सर्टेन सम ऑफ मनी मुझे दोगे या मेरे ऑर्डर पे किसी और को दोगे, और
टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा आप उसको दोगे। तो ये आपकी डेफिनेशन है। अब ए प्रोमिस और ऑर्डर टू पे इज नॉट कंडीशनल। अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो क्या था, अनकंडीशनल था, अनकंडीशनल है, ठीक है। तो चाहे आपका प्रोमिस है चाहे आपका ऑर्डर है, वो कंडीशनल नहीं होना चाहिए, नेगोशिएबल में। Within the meaning of this section of section 4, a reason of time of payment of amount any installment thereof being expressed to be lapse of certain period after occurrence of specified event। देखो कोई काम हो चुका, आपने कोई चीज खरीद ली, according to the ordinary expectation of mankind it is certain to happen although the time of happening may be uncertain। देखो मान लो मैंने चीज खरीद ली, सामान मैंने ले लिया, तो मैं किसी कंडीशन पे पैसे नहीं दूंगी, मुझे देने ही पड़ेंगे अब, क्योंकि सामान तो मैं ले चुकी हूँ ऑलरेडी, पैसे तो मुझे देने ही पड़ेंगे। तो बिल्स रिसीवेबल में मैं कोई कंडीशन नहीं रख सकती कि ऐसा हुआ तब पैसे दूंगी, वैसा हुआ तब पैसे दूंगी, या ना ही मेकर उसमें कोई कंडीशन डालेगा। सो इट इज अनकंडीशनल। द सम पेबल में बी सर्टन। अब ऐसा भी नहीं है कि अनसर्टन है पैसे, पैसे भी सर्टन है, पता है जितने की चीज ली थी उतने ही पैसे देने हैं। ऑल्दो इट इंक्लूड्स फ्यूचर इंटरेस्ट भी हो सकता है वो, और is payable at indicated rate of exchange or according to course of exchange although the instrument provides on default of payment। अब मान लो अगर पेमेंट नहीं की टाइम पे, तो फिर वो डिफॉल्टर हो गया। डिफॉल्टर के केस में एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगेंगे, फिर नया बिल बनेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा। क्लियर है? अदरवाइज इनिशियली वो सर्टेन अमाउंट के लिए होता है, पर इन केस ऑफ डिफॉल्टर वो अमाउंट चेंज हो जाता है। The person to whom it is clear that direction is given or payment is to be made by a certain person within the meaning of this section, although it is misnamed or designated by description only। ठीक है, तो पेमेंट किसको देनी है? जिसको वो डायरेक्शन देगा, क्योंकि ये नेगोशिएबल है, वो किसी और को भी एंडोर्स कर सकता है। अब फिर आ गया एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो फिर से पढ़ लो अच्छे से, मैंने आपको कहा था डेफिनेशन में भी काम आएगा और करेक्टरिस्टिक्स में भी काम आएगा। रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। दूसरा क्या है, मे बी इन एनी लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज में भी हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठी, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। और इन एनी फॉर्म, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट भी नहीं है। इट मस्ट बी ड्रॉन ऑन ए पर्टिकुलर डेट, डेट फिक्स होती है इसके ऊपर, जिस दिन लिखा गया है वो डेट भी लिखी रहती है, और जिस दिन मेच्योर होना है वो डेट भी लिखी जाती है। अब इसके अंदर तीन पार्टीज होती हैं। एक ड्रायर, ड्रायर वो होता है जो मेकर होता है, जो लिखता है उसको ड्राफ्ट करता है, ठीक है। ड्राई यानी जिसने पैसे लेने होते हैं। ड्राई वो होता है जिसने पैसे देने होते हैं, वो उसको हम असेप्टर भी बोलते हैं, वो बिल को एक्सेप्ट करता है, उस पर साइन करता है। और तीसरा होता है पेई, पेई होता है जिसको पैसे मिलते हैं। अब पेई जो है और ड्रायर, ये दोनों एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर तो ड्रायर ने वो बिल अपने पास रखा मेच्योरिटी तक और खुद ही उससे पैसे लिए ड्राई से, तो वही पेई हो जाएगा। लेकिन अगर वो बिल उसने किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया और उसने पैसे लिए ड्राई से, तो पेई और ड्रायर अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए तीन पार्टीज होती हैं, ड्रायर, ड्राई एंड पेई। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। यस मैम। अब साइन ड्रायर करेगा, साइन जरूरी है, एक्सेप्ट ड्राई करेगा। इट मस्ट बी कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, अभी हमने पढ़ा था। ऑर्डर टू पे मस्ट बी डायरेक्टेड टू सर्टेन पर्सन, किसी पर्सन को देने हैं या उसको खुद देने हैं। द ऑर्डर मस्ट टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी सर्टेन होनी चाहिए। इट मस्ट accompanied विद प्रॉपर स्टैम्प, जो लॉ के अकॉर्डिंग इसके ऊपर स्टैंप लगनी जरूरी है, और वो स्टैंप लगी होनी चाहिए, ठीक है। आगे आता है पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये मैं इनवाइट करूंगी पढ़ने के लिए। हिमांशी वर्मा रह गई आज, चुप के बैठी है। हिमांशी आप पढ़िए पार्टीज। हिमांशी
हिमांशी वर्मा, आर यू देयर? हिमांशी Parties to a bill of बेटा, हाँ exchange. पढ़िए पार्टीज। हाँ A bill of exchange transactions often. Yes, ma'am. पढ़िए बेटा पढ़िए। Yes, Parties ma'am. of bills of इसलिए आ रही है। पार्ट आ रही Parties to है a bill of exchange. A bill of exchange transaction. A bill of exchange transaction often include the following three parties: drawer, drawer is a party that issue a bill of exchange, creditor, lender, or supplier. He is a and he is signatory. Drawer is a party to which the order to pay is sent or purchaser. The drawee becomes the acceptor of the bill when he and it has written the acceptance of on the bill of exchange. Payee or the beneficiary is the party to which the bill of exchange is payable. May be drawer or other. Ma'am पढ़ दिया। मैम क्लासिफिकेशन में पढ़ना है। हाँ नहीं बेटा, अभी पार्टीज ही पढ़ेंगे। मैंने पहले भी बताया है 3 पार्टीज होती हैं, वही उसने बताई हैं, आपको याद रखनी है। ड्रायर वो होता है जो इशू करता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जो लिखता है वो क्रेडिटर होता है क्योंकि उसने पैसे लेने होते हैं, या हम उसको लेंडर भी बोल सकते हैं, उसने उधार दिया होगा वो लेना है, या उसने कोई चीज बेची होगी तो वो सेलर हो गया। ठीक है, तो उसके साइन होने जरूरी होते हैं इसके ऊपर। ड्राई वो होता है जो पार्टी जिसने पैसे देने होते हैं, जिसको वो बिल ऑफ एक्सचेंज या ऑर्डर दिया जाता है, वो डेटर होता है, या फिर वो लैंडी होता है जिसने पैसे लिए हैं, या परचेजर होता है उधार खरीदी है जिसने। उसका ड्राई को एक्सेप्ट करना पड़ता है वो बिल, और वो बिल के ऊपर एक्सेप्टेंस लिख के साइन करके वापस करता है बिल को। पेई बेनिफिशियरी होता है, ये थर्ड पार्टी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, जिसको पेमेंट मिलती है। इट मे बी ड्रायर और अदर पार्टी। तो ड्रायर खुद अगर पैसे लेता है तो फिर वो खुद ही, तो फिर 2 ही पार्टी होगी, ड्रायर और ड्राई। और अगर वो अपना किसी और को एंडोर्स कर देता है तो उसको हम पेई बोलते हैं, जिसको पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब आगे वो कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लासिफिकेशन क्या है, देखिए कितने तरह के बिल होते हैं हम ये पढ़ेंगे, और इसके पढ़ने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी निशु, आप पढ़िए। Okay, ma'am. Classification of bill of exchange. Documentary bill. In this, the bill of exchange is supported by the relevant documents that confirm the genuineness of sale or transaction that took place between the seller and buyer. Demand bill. This bill is payable when it demanded. The bill does not have a fixed date of payment. Therefore, the bill has to be cleared whenever presented. Usance bill. It is a time-bound which means the payment has to be made within the given time period and time. Inland bill. An inland bill is payable only in one country and not in any other foreign country. This bill is opposite to the foreign bill. Clean bill. This bill does not have any proof of a document, so the interest is comparatively higher than the other bills. Foreign bill. A bill that can be paid outside India is termed as a foreign bill. Two examples of a foreign bill are an export bill and import bill. Accommodation bill. A bill that is sponsored, drawn, accepted without any condition is known as accommodation bill. Trade bill. This kind of bill is specially related only to trade. Supply bill. The bill that is withdrawn by the supplier or contractor from the government department is known as the supply bill. देखो बेटा, जितने भी बिल है ना, इसमें से आपके 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, सबको ध्यान से पढ़ना है आपने। डॉक्यूमेंट्री बिल होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे नाम से ही आपको पता चल जाएगा
इट इज सपोर्टेड बाय रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो कंफर्म करेगा कि जेन्युइन है आपकी सेल, ट्रांजैक्शन हुई सेलर और बायर के बीच में। इसमें आप इनवॉइस भी लगा सकते हो, एग्रीमेंट भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, दैट इज डॉक्यूमेंट्री बिल हो गया। डिमांड बिल क्या होता है? बिल इज पेबल व्हेन इज डिमांडेड, जब मांगा जाएगा तभी आपको पे करना पड़ेगा। The bill does not have any fixed date of payment, therefore bill has cleared whenever presented. तो इसके ऊपर कोई हम फिक्स डेट नहीं लिखते, लेकिन अपनी डॉक्यूमेंट के लिए कि हाँ हमने पैसे लेने हैं, हम बिल ले लेते हैं, एक्सेप्ट करवा लेते हैं ड्राई से, लेकिन उस पर डेट नहीं लिखते कि किस डेट को आपने पेमेंट देनी है। तो उसमें हम लिखते हैं कि जब हमें जरूरत होगी हम मांग लेंगे, लेकिन हाँ मेरे पास प्रूफ है कि मैंने पैसे लेने हैं तुम्हारे से। ठीक है, जैसे हम कई बार दुकानदार को कोई चीज रिफंड करते हैं, थोड़े टाइम के बाद हम कहते हैं कुछ और ले लेंगे, तो हम लिखवा लेते हैं ना एक स्लिप, भाई इतने पैसे आपके पास हमारे पड़े हैं। तो दिस इज डिमांड, लाइक वो बिल तो नहीं होता बट इट इज लाइक अ डिमांड बिल। यूजेंस बिल, इट इज टाइम बाउंड बिल विच मींस द पेमेंट हैज टू बी मेड विद इन द गिवन टाइम पीरियड। ये टाइम बाउंड बिल है आपका, विद इन द जितना टाइम उसमें लिखा हुआ है उतने टाइम के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी होगी। इनलैंड बिल जो है वो एक ही कंट्री में लिखा गया, एक ही कंट्री में पेमेंट होनी है, इसमें कोई फॉरेन बिल नहीं आएगा। और फॉरेन बिल जो दोबारा आगे अगर हम पढ़ेंगे तो ये आउटसाइड इंडिया है। मान लो दूसरी कंट्रीज पे हमने किसी पे कोई हमारा जिससे हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो दूसरी कंट्री में है, उस पे हम बिल लिख रहे हैं, दैट इज फॉरेन बिल। या वो लिख रहा है हमारे पे, वो भी फॉरेन बिल है। क्लीन बिल, दिस बिल डज नॉट हैव एनी प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, जहां हम डॉक्यूमेंट्री का अपोजिट है, इसमें हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, सो इंटरेस्ट इसका ज्यादा होता है बाकी बिलों से। अकाउंट, क्योंकि जो अगर हम बैंक से भी डिस्काउंट करवाते हैं ना क्लीन बिल को, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं, हमें पता ही नहीं लेने भी हैं कि नहीं, अपने आप ही लिखवा के दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, रिस्क ज्यादा होता है। एकोमोडेशन बिल क्या होता है? जो स्पॉन्सर्ड होता है, जो accepted without any condition is known as accommodation bill। यानी कोई सेल परचेज नहीं की, जैसे ए और बी है, उसको पैसे चाहिए, वो कहता है ठीक है मैं बिल लिख देता हूँ, तू बिल लिख दे, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बैंक से डिस्काउंट करवा लेना, तेरे को बैंक से लोन मिल जाएगा, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया। तो वो उसको अकोमोडेट करने के लिए दिया है। कई बार उन दोनों को ही चाहिए होते हैं, तो एक लिखता है दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, आधे आधे बांट लेते हैं वो। ट्रेड बिल, दिस काइंड ऑफ बिल इज स्पेशली रिलेटेड ओनली टू ट्रेड, जो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड है। सप्लाई बिल, द बिल इज दैट इज विथड्रॉन बाय सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो विड्रॉ जो इशू करता है, दैट इज सप्लाई बिल। अब डिफरेंस बिटवीन ट्रेड बिल एंड अकोमोडेशन बिल, जो ट्रेड बिल होते हैं, दीज बिल्स आर ड्रॉन टू फैसिलिटेट द ट्रेड ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन आपने की है, चाहे सेल है चाहे परचेज है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, यानी उसके पैसे लेने या देने के लिए हम बिल लिखते हैं, दीज आर ट्रेड बिल्स। और अकोमोडेट बिल जो है वो हम एक दूसरे की हेल्प के लिए लिखते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए लिखते हैं, इसमें हमने कोई सेल परचेज नहीं की होती। जो ट्रेड बिल होती है उसमें कंसिडरेशन फॉर विच द बिल इज एक्सेप्टेड वो डेफिनेट होती है, हमें पता है जितने की सेल परचेज हुई है उतने का ही हम बिल लिखेंगे। और अकोमोडेशन में कोई कंसिडरेशन है ही नहीं, क्योंकि ना सेल परचेज हुई है तो कंसिडरेशन कैसे होगी, तो इसलिए ऐसा कुछ उसमें नहीं होता है, कंसिडरेशन नहीं होती। एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, देयर ट्रेड बिल्स आर ए फॉर्म ऑफ क्रेडिट एक्सटेंशन, ये हमें क्रेडिट की एक्सटेंशन मिली है, यानी कि मेरे को 2 महीने का क्रेडिट मिला, 3 महीने का, क्योंकि जितने टाइम का मेरा बिल होगा वो मुझे क्रेडिट मिल गई। और जबकि अकोमोडेशन बिल फॉर्म ऑफ क्रेडिट एक्सटेंशन है, आर नॉट फॉर्म ऑफ क्रेडिट एक्सटेंशन, सॉरी, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं मिली आपको, आपने तो वैसे ही एक दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए बिल लिख लिया। जो ट्रेड बिल्स हैं वो डिस्काउंट करते हैं, तो सारी की सारी प्रोसीड्स किसके पास रहती हैं? होल्डर के पास, जिसके लिए वो बिल रिसीवेबल होता है। जबकि अकोमोडेशन बिल हम डिस्काउंट करवाते हैं, तो वो दोनों पार्टीज आपस में शेयर कर सकती हैं, जो एग्रीड रेशो उनकी होती है। अभी मुझे इतने पैसे चाहिए, तुझे इतने चाहिए, चल मैं बिल लिखता हूँ, तो एक्सेप्ट कर, बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं, पैसे आपस में बांट लेंगे, जब मैच्योरिटी डेट होगी तो तुम अपने पैसे दे देना, मैं अपने पैसे दे दूंगा। क्लियर?
अब रिकवरी क्या है? इफ ट्रेड बिल डिसऑनर हो गए तो अमाउंट किससे रिकवर होगा? इजिली रिकवर हो जाएगा जिसने बिल डिस्काउंट करवाया है। लेकिन यहाँ पर डिसऑनर हो गया तो फिर उसको सूट करना पड़ेगा फाइल, क्योंकि बैंक तो उसी के पास जाएगा जिसके लिए वो बिल रिसीवेबल है। समझ गए ना? एक दूसरे के ऊपर सूट नहीं फाइल कर सकते ना, कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है सेल परचेज के, तो कैसे आप केस करोगे? तो आपस में जहां विश्वास हो वहीं अकोमोडेशन बिल चलता है। मेच्योरिटी, ड्यू डेट ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज एंड डेज ऑफ ग्रेस। हिमांशी ने तो पढ़ लिया, गुंजन आप पढ़िए ये। गुंजन। Yes, ma'am. Maturity, due date of a bill of exchange and days of grace. Due date. Maturity date in case of on-demand bill, at-site bill, on presentation bill. The bill is at site becomes due for payment as soon as it is presented for payment. In case of instrument payable on demand, no time for payment is mentioned. Such bills are not entitled to the days of grace. Maturity date in case of after date bill. In the case of bill after date, the time for payment is mentioned. 3 days of grace is allowed on such a bill. Maturity date in case of after sight bill. In case of bill after sight, payable at fixed period after sight. The period begins from the date of accepting the bill. 3 days of grace is allowed on such a bill. देखो वो कह रहा है मेच्योरिटी डेट क्या होती है और डेज ऑफ ग्रेस क्या होती है। मेच्योरिटी डेट इन केस ऑफ डिमांड बिल है आपका, या साइट बिल है, या प्रेजेंटेशन बिल है। 3 तरह के बिल इसने पहले कैटेगरी में बताए हैं। अगर आपका एट साइट बिल है, एट साइट मतलब बिल दिखाया और पेमेंट ले लो, ठीक है। इस केस में जब आप बिल दिखाओगे तभी आपको पेमेंट मिल जाएगी। दूसरा है डिमांड बिल, ऑन डिमांड, इसको इंस्ट्रूमेंट पेबल भी बोलते हैं। ये जब आप डिमांड करोगे तब आपको मिलेगा, इसमें टाइम मेंशन नहीं होता। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था डिमांड बिल में टाइम मेंशन नहीं होता। हाँ, जब हम पैसे मांगेंगे तब हमें मिल जाएंगे। और तीसरा प्रेजेंटेशन बिल है। इस तरह के बिल्स में कोई डेज ऑफ ग्रेस भी नहीं होती। जब हम पैसे मांगेंगे या बिल दिखाएंगे तो पैसे ले लेंगे। जब टाइम ही मेंशन नहीं है तो डेज ऑफ ग्रेस का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब दूसरा है बिल आफ्टर डेट, द टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन्ड। इसमें टाइम ऑफ पेमेंट मेंशन होती है, और जब टाइम ऑफ पेमेंट मेंशन होती है तो 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस मिलते हैं। मान लो 1 अप्रैल को बिल ड्यू है तो 4 अप्रैल तक आप पैसे दे सकते हो, 3 दिन मिलते हैं। और तीसरा है आपका बिल आफ्टर साइट, पेबल एट फिक्स पीरियड। ये भी आफ्टर साइट है, फिक्स पीरियड है। ये जो है पीरियड बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टिंग द बिल। इसमें और ऊपर वाले में सिर्फ ये फर्क होता है कि जिस डेट को बिल लिखा गया वहां से माना जाता है, और यहाँ पर बिल जब एक्सेप्ट हुआ तब से माना जाता है। तो जब उसके बाद भी फिर आपका डेज ऑफ ग्रेस 3 दिन आपको मिलते ही मिलते हैं। सिर्फ स्टार्टिंग का फर्क है, कब से स्टार्ट होना है। इसमें स्टार्ट होगा जब उसने लिख दिया, इसमें स्टार्ट होगा जब उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब आगे आते हैं ग्रेस पीरियड। व्हेन द पीरियड ऑफ बिल इज गिवन इन मंथ्स, मान लो पीरियड मंथ्स में दिया हुआ है तो मैच्योरिटी डेज कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलेंडर मंथ्स के हिसाब से। उसमें जैसे फरवरी में 28 दिन है तो आप उसको 1 महीना ही मानोगे और 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस दोगे। फॉर एग्जाम्पल 4 मई को आपने बिल लिखा, एक्सेप्ट किया, पेबल है 3 महीने के बाद, तो 4 मई के 3 महीने लोगे, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सीधा हमने 4 अगस्त ले लेनी है और उसमें 3 दिन और जोड़ेंगे तो 7 अगस्त को उसकी मैच्योरिटी डेट आएगी। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। और अगर आपका पीरियड ऑफ बिल डेज में लिखा हुआ है तो आपने डेज में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैच्योरिटी डेट डेज में कैलकुलेट करोगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं करना। एक डेट को इंक्लूड करते हैं जो एंड वाली होती है, पेमेंट वाली डेट को इंक्लूड करना है, एक्सेप्टेंस वाली डेट को इंक्लूड नहीं करना, और 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस लेने हैं।
जैसे 5 जून को आपने बिल लिखा और 65 डेज का है, तो 5 दिन घटा दो, यानी 5 जून को नहीं इंक्लूड करना, तो 25 दिन जून के हो गए, 31 डेज जुलाई के हो गए और 9 डेज अगस्त के। तो ये आपके 65 डेज हो गए, प्लस 3 डेज आपके डेज ऑफ ग्रेस। तो 9 डेज अगस्त के हैं तो 9 अगस्त हो गई, और उसमें 3 दिन और जोड़ोगे तो 12 अगस्त को आपकी मेच्योरिटी डेट हो जाती है। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं कि डेज कैसे निकालते हैं, इस पे भी आपका आ सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मेच्योरिटी डेट पे नेशनल हॉलीडे हो तो फिर क्या करना है। देन द मेच्योरिटी डे ऑफ बिल शैल बी प्रीसीडिंग बिजनेस डे, उससे पहले वाला। जैसे 26 जनवरी को अगर आपकी मेच्योरिटी डेट है तो फिर आपकी पेमेंट की ड्यू डेट 25 जनवरी आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि 26 जनवरी को नेशनल हॉलीडे है, तो उससे आगे नहीं जाना, उससे पीछे वाला लेना है, ये बात याद रखना। अगर 15 अगस्त को है तो 14 अगस्त को पेमेंट करनी है, ठीक है। अगर इमरजेंसी हॉलीडे हो जाता है तो फिर आप अगला दिन ले सकते हो। जैसे 25 जुलाई को था, तो उस दिन अगर इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, क्योंकि हमें पहले से नहीं पता होता इमरजेंसी का, तो उस केस में आप अगला दिन लोगे, यानी 26। अब ये ध्यान रखना, अगर नेशनल हॉलीडे है तो पिछला दिन लेना है, प्रीसीडिंग डे, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे लेना है। क्लियर होगी ये चीज? हाँ Yes, जी। ma'am. अब वो कहते हैं 2 चीजें होती हैं, एक बिल रिसीवेबल, एक बिल पेबल। अब जो ड्राई होता है, जो ड्रायर होता है, जो बिल लिखता है, उसके लिए वो बिल रिसीवेबल होता है, और उसकी बैलेंस शीट में वो एसेट्स में आता है, लाइक डेटर्स। और जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए वो बिल पेबल होता है, उसकी लाइबिलिटी में आता है, लाइक क्रेडिटर्स। ठीक है।